हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस से हम क्या पता करेंगे। एक चीज तो मैं बता देता हूं, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना सीखा। किस टाइप की स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना सीखा था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। जो डायटोमिक हो वहां पे कैसे कैलकुलेट किया था? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। लेकिन पॉलीएटॉमिक स्पीसीज हो तो वहां पर बॉन्ड ऑर्डर है, उसको कैलकुलेट करने के लिए रेजोनेंस इसकी रिक्वायरमेंट होती है। देखो रेजोनेंस होता क्या है बेटा, बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिनकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है और उन रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर होंगी और उन्हीं स्ट्रक्चर का नाम होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कॉनिकल स्ट्रक्चर, और इस फिनोमिना का नाम होता है रेजोनेंस। तो हम लिखेंगे मैनी टाइम to explain property of all properties, ये लिख देता हूं, to explain all properties of a molecule, all properties of a molecule more than one structures are required. देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, मेनी टाइम्स टू एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल मोर देन वन स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। These structures are known as रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कॉनिकल स्ट्रक्चर्स। मैं रेजोनेटिंग लिख देता हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड फिनोमिना इज नोन एज कॉनिकल स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं इसको, एंड फिनोमिना इज नॉन एज रेजोनेंस। तो बेटा कई बार एक मॉलिक्यूल है, उसके स्ट्रक्चर को या उस स्ट्रक्चर में कितनी प्रॉपर्टीज और हो सकती हैं या कंप्लीट प्रॉपर्टीज है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है और इन स्ट्रक्चर्स का नाम होता है कॉनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और फिनोमिना का नाम होता है रेजोनेंस। ठीक है, ये होता है रेजोनेंस। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं उनको पढ़ेंगे हम। तो लिखेंगे रूल्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसको मिटा देता हूं, लिखेंगे हेडिंग, लिखेंगे रूल्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस इसके रूल बता रहे हैं, रूल्स ऑफ रेजोनेंस। देखिएगा, रूल्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इसके लिए रूल बता रहे हैं। देखो पहला रूल बता रहे हैं बेटा, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन है, वो तो सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, लेकिन एटम उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। लिखेंगे इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन्स कैन डीलोकलाइज भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स कैन डीलोकलाइज या इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज, या एक टाइप से उसका सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं एक एटम से दूसरे एटम पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज बट एटम डज नॉट। ठीक है, आपको क्या लिखा है? इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड बट एटम डज नॉट। एटम उनका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एक प्रकार से ये कह सकते हैं, उनका डीलोकलाइजेशन नहीं होता। देखो एग्जांपल बता रहे, जैसे बेटा मैंने लिखा S3PO3, ये लिखा S3PO3,
इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी आप जानते हो, ये होती ये स्ट्रक्चर होती है, हाँ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी। ये थी ना पी डबल और बॉन्ड ओ बनाना मस्त होता है, तो आप ये तो बना सकते हो, लेकिन इससे ये नहीं बना सकते कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गई, इसको ऐसे सब्सटीट्यूट कर दिया आपने, ये लॉन पर आ गया OH OH OH, ऐसा नहीं होता। तो हम बेटा ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो तो माइग्रेट कर सकता है, उसका डीलोकलाइजेशन होता है, लेकिन एटम का नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी बनती हैं उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन और पेड इलेक्ट्रॉन है, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उसके नंबर इक्वल होते हैं। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर number of, in resonating structures, number of unpaired electrons, number of unpaired electrons and number of paired electrons, number of paired electrons should be equal। पेड इलेक्ट्रॉन और अनपेड इलेक्ट्रॉन वो इक्वल होने चाहिए। देखो एक एग्जांपल से बता रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे CO2 की बात करें, ये होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये लॉन पेयर इसके पास में। अब देखिए आगे, जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर हुआ, इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो इसको देखोगे आप यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इधर जाएगा, इधर बनेगा, तो यहां पे इसकी कोवैलेंसी 1 से कम होगी। जैसे कोवैलेंसी 1 से कम होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज जैसे आएगा तो वहां पे एक लोन पेयर बढ़ जाता है, और कोवैलेंसी 1 से इंक्रीज होती है तो वहां पर कोवैलेंसी जैसे 1 से इंक्रीज होती है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आते ही लोन पेयर 1 से डिक्रीज होता है। तो यहां पर देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और ट्रिपल बॉन्ड CO, तो यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज आएगा तो लोन पेयर बढ़ गया, कितना हो गया 3, और इस पे लोन पॉजिटिव चार्ज आएगा तो लोन पेयर कितना हो गया 1। ये बेटा जरूरी नहीं कि इसी वाले के बीच में, ये वाला इधर भी तो शिफ्ट होता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये वाली भी पॉसिबल है, एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, 3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। दिखाई दे रहा है क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूं, दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और मैंने क्या बोला आपको, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल, ये होना चाहिए। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ पे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं, कितना होगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, सारे पेड है 0 0 0, एन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट, पूरा लिख देता हूं मैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये 0 हो गया। आपको बोल देता हूं नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन्स। पेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, पेड इलेक्ट्रॉन होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इनका सम। तो यहां पे देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 4 में कितने हो गए 8, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर कितना है 1 2 3 4 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, टोटल कितना हो गया 8, और 8 में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16, ठीक है। इसमें काउंट करो 3 बॉन्ड, एक ये वाला 4 इक्वल हो गया, लोन पेयर भी देखो 3 इसमें होगा, एक इसमें 4, तो यहां पर भी कितना है 16, और सेम ही यहां पर होगा 16। तो जो भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन में और जो भी टोटल इलेक्ट्रॉन है या पेड इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और बेटा ये बता देते हैं ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना, ये आपकी एक टाइप से काल्पनिक होते हैं, मान लो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। जबकि रेजोनेटिंग जो हाइब्रिड होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज वगैरह होते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन में देखा था डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो रियल होता है। मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी,
resonating structure are imaginary but रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, CCl3 नेगेटिव वगैरह देखा था, बट रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन इज एग्जिस्ट, ये लिख दिया रियल। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस क्या होता है, और भी पॉइंट पढ़ेंगे अभी। रेजोनेंस क्या होता है एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कई बार किसी मॉलिक्यूल की कंप्लीट प्रॉपर्टीज बताने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है, जिसका नाम होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉनिकल स्ट्रक्चर, एंड फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनके लिए आपको बता रहे रूल या उनकी प्रॉपर्टी बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन उसका डिलोकलाइजेशन होता है बट एटम का नहीं होता। ठीक है, इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन और पेड इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। बेटा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। मेडिकल एग्जाम में 3 से 4 बार अभी तक पूछी जा चुकी है। ठीक है ना, और ये माइंड में सेट रख रहा है, जहां पर भी कोवेलेंसी 1 से इंक्रीज करते हो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहां पर जिस एटम पे भी पॉजिटिव चार्ज है उसका लोन पेयर 1 से कम हो जाता है, जिस पे भी नेगेटिव है उसका लोन पेयर 1 से बढ़ जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो इमेजिनरी है, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन है वो एग्जिस्ट करता है, वो इमेजिनरी नहीं है, रियल। नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया। और पॉइंट बताते हैं बेटा आपको। ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है कि CO2 इसकी कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट देखिएगा। और एक और बता देते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी है वो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिएगा। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। ये होता है स्टेबिलिटी, 4 नंबर लगा देता हूं। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। स्टेबिलिटी होती है वो रेजोनेंस एनर्जी है, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेजोनेंस एनर्जी है वो ऑब्जर्व वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू है, उसका डिफरेंस होती है। या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी बनाते हैं तो ये भी कह सकते हो आप, जो मैक्सिमम स्टेबल स्ट्रक्चर है और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उनके बीच का एनर्जी गैप होता है। देखो ये होता है रेजोनेंस एनर्जी आर, इसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, इक्वल टू होता है डेल्टा HF फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ऑब्जर्व एंड थ्योरेटिकल, इन दोनों का डिफरेंस होता है। ये होती है आपकी रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको कि रेजोनेंस एनर्जी वो ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल, उन दोनों का डिफरेंस होता है। अब देखो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपसे ये पूछा जाए कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेन पॉजिटिव चार्ज। यानी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैक्सिमम स्टेबल होगी। लिखेंगे that resonating structure will be more stable, that resonating structure will be more stable in which negative charge present on more electronegative atom while positive charge present on less electronegative atom. Negative charge present on more electronegative atom
more electronegative atom, while positive charge present on less electronegative atom, ठीक है। जहां पर पॉजिटिव चार्ज हो वो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट हो, और पॉजिटिव चार्ज होता वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट हो, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैक्सिमम स्टेबल होती है। और भी बता सकते हैं कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगी, जहां पर सिमिलर चार्ज है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो एंड अपोजिट चार्ज प्रेजेंट एट मिनिमम डिस्टेंस। क्लियर है? अपोजिट चार्ज मिनिमम डिस्टेंस पे हो और सिमिलर चार्ज हो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगी। बताएंगे भी कैसे, एग्जांपल से भी बताएंगे। इसको नोट कर लो, ये वाला पॉइंट भी वैलिड पॉइंट है, ये भी ध्यान में रखना, जिसके बेसिस पे हम अभी सीखेंगे कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, या स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। तो आपको क्या होता है, वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी जहां पर सिमिलर चार्ज प्रेजेंट एट मैक्सिमम डिस्टेंस व्हाइल अपोजिट चार्ज प्रेजेंट एट मिनिमम डिस्टेंस। लिखेंगे नेक्स्ट नंबर, दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर will be more stable, या stable भी बोल सकते हैं, will be stable in which similar charge same charge present at मैक्सिमम डिस्टेंस, सिमिलर चार्ज और सेम चार्ज प्रेजेंट एट मैक्सिमम डिस्टेंस, while opposite charge present at minimum distance, तो बेटा जहां पर सिमिलर चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो और अपोजिट चार्ज मिनिमम डिस्टेंस पे हो वो मैक्सिमम स्टेबल होती है। देखो एग्जांपल से, जैसे मैं बात कर रहा हूं N2, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, क्या होगा, सब रूल वगैरह स्ट्रक्चर बनाने के आपको बताया जा चुके हैं, देखेंगे। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन NO2 ये होगा, सॉरी N2O है, ये मैंने लगा दिया N, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी होती है, 2 कंप्लीट है। नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3, यहां पर 4 हो रही है तो क्या दिखा दो, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर देखो इस पे 2 लोन पेयर, ये आपको पता है, इस पे लोन पेयर नहीं है। अब यहां पे देखो कोवैलेंसी 1 से कम हो रही है तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे, कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। एक तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाई, ठीक है। और बना सकते हैं, देखो मैं ये भी तो बना सकता हूं, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक लॉन पेयर, इस पे प्लस है, और ऑक्सीजन है इस पे, ये होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, सही। और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर सकता हूं, जैसे मैंने ये बना लिया NN और ऑक्सीजन, ये इस पे मैं मान लिया -2 चार्ज है, एक से ज्यादा होगी, इस पे मैंने मान लिया +1 चार्ज है, इस पे +1 चार्ज है, ये था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सी मैक्सिमम स्टेबल होगी, या इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, पूछा जाता है। ऑप्शन दे देते हैं N2 की, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर मैक्सिमम स्टेबल है, या फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन सा सही है। देखो यहां पे मैंने ये लिखा इस वाले पॉइंट में,
कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैक्सिमम स्टेबल होगी जहां पर अपोजिट चार्ज मिनिमम डिस्टेंस पे हो। यहां पर अपोजिट चार्ज मिनिमम डिस्टेंस पे, यहां पर भी अपोजिट चार्ज मिनिमम डिस्टेंस पे। क्लियर है? लेकिन साथ में ये भी बताया था कि जहां पर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है वो ज्यादा स्टेबल होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखते हैं मोर नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन। और यहां पर इस पे नेगेटिव चार्ज है, और यहां पे तो इस पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये तो लेस स्टेबल है या अनस्टेबल बोल सकते हो, ये तो होगी अनस्टेबल। मोर पे जब अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो अनस्टेबल होती है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ही प्रेजेंट है तो मैक्सिमम स्टेबल है। ये आपकी क्या होगी? मैक्सिमम स्टेबल। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपकी मैक्सिमम स्टेबल। और ये वाली भी स्टेबल होती है। लेकिन ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? सेकंड, उसके बाद में फर्स्ट, और उसके बाद में कौन सी होगी? थर्ड। ये बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और भी बता सकते हैं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इससे हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, या इक्वल बॉन्ड ऑर्डर है उसका एक्सप्लेनेशन भी किससे दिया जाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। कैसे देखते हैं अभी बता रहे, नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? आगे देखिए, मिटा दें इसको, और पॉइंट देखिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो भी है 7 नंबर या 8 नंबर जो भी लगा के लिख लेना बेटा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इससे हम सेम या इक्वल बॉन्ड ऑर्डर है उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। इक्वल बॉन्ड ऑर्डर, इक्वल बॉन्ड ऑर्डर कैन बी explained by resonating structures, by resonating structures। इक्वल बॉन्ड ऑर्डर कैन बी एक्सप्लेन बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्वल बॉन्ड ऑर्डर इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और बता देते हैं पॉलीएटॉमिक डायटोमिक स्पीसीज में तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई थी। उसमें क्या बोला था? NB माइनस Na डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। लेकिन पॉलीएटॉमिक स्पीसीज है वहां पे बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कैलकुलेट किया जाता है। कैसे करते हैं उसको बता रहे। इन पॉलीएटॉमिक स्पीसीज, इन पॉलीएटॉमिक स्पीसीज bond order can be explained, bond order can be explained, bond order can be explained through resonating structures, resonating structures। पॉलीएटॉमिक स्पीसीज है उनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे कार्बोनेट आयन बेटा ये होता है, तो यहां पे क्या होगा? ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो आगे आएगा। डबल बॉन्ड ये अल्टरनेट पे ना, डबल बॉन्ड और चार्ज अल्टरनेट पे है तो ये वाला क्या होगा? आगे से आगे इसका डिलोकेलाइजेशन होगा चार्ज का। तो यहां पे देखो क्या बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
उसके बाद में ये बॉन्ड फिर से रोटेट होगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला बॉन्ड देखो ये इधर जाएगा तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ये बन गया, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इनको बेटा कंक्लूड करके हम ऐसे लिख देते हैं इन तीनों के लिए कि नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तीनों ऑक्सीजन पे आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे डबल और सिंगल बॉन्ड है ना, इसको मैं ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड बता देता हूं, और ये कितना होता है ये अभी बताएंगे। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है पॉलीएटॉमिक स्पीसीज में? इसके लिए बेटा यहां पर एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स in all resonating structures, in all resonating structures divide by number of resonating structure। बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा पॉलीएटॉमिक स्पीसीज में? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो दो एटम के बीच में देखो, इधर वाला काउंट कर लो, इधर वाला है कितना हो गया, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, फिर 1 बॉन्ड, टोटल कितने हो गए 4। तो यहां पर इसकी बात कर रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 4 डिवाइड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है 3, तो कितना होगा 4/3। फिर बता रहे दो एटम, कोई से भी दो एटम मान लो, इधर वाले मान लो कार्बन ऑक्सीजन, ये वाला आपने फिक्स कर लिया, 1 2 1, टोटल बॉन्ड कितने हो गए 4, डिवाइड बाई टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही है 1 2 3, तो क्या होगा 4/3। ठीक है, तो ये बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर हो गया इतना? अब देखो, अब इसके ऊपर जो पार्शियल चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वो कितना होगा, ये इसके फॉर्मल चार्ज के इक्वल होता है। और बेटा इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको मैं ये बताता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मल चार्ज प्लस बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सम होता है 2। फॉर्मल चार्ज प्लस बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होगा 2। तो यहां पे इस पे प्रेजेंट फॉर्मल चार्ज कितना होगा, देखो फॉर्मल चार्ज 2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर कितना 4/3, कितना होगा 6 माइनस 4/3, यानी कितना होगा 2/3। लेकिन ये 2/3 प्लस का नहीं होगा, यहां पर कैलकुलेट करने पे तो उसका मैग्नीट्यूड आता है कितना है 2/3। लेकिन आपको ये पता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसको आप क्या दिखाओगे -2/3, ये इसका फॉर्मल चार्ज है। तो यहां पे जो फॉर्मल चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव आता है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, वो किसके बराबर होगा -2/3 से। तो ध्यान में रखना पॉलीएटॉमिक स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर प्लस फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होगा 2। ठीक है, नोट कीजिए इसको और एग्जांपल से करते हैं, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, और देखिए और एग्जांपल करवाते हैं। बेटा दिखाई तो दे रहा है ना नीचे तक? बिल्कुल। अब देखो आगे, और यहां पे एग्जांपल लेते हैं। और देखिएगा, देखिएगा बेटा, जैसे मैंने ले लिया फॉस्फेट, तो आपने देखा ना सीओ में बॉन्ड ऑर्डर कोई भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है। कार्बोनेट में देखा था CO3 नेगेटिव में, वो पार्शियल डबल बॉन्ड था। ऐसे देखो फॉस्फेट में ये होता P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, और बनाओगे तो ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये इधर जाएगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बन जाएगी। और देखोगे सिमिलर,
ये होगा, तो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। फिर ऐसे ही फिर होगा फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद में देखोगे तो ये फर्स्ट वाली फिर से रिपीट हो जाएगी। तो फर्स्ट सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपकी थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये होगी फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? अब यहां पे बेटा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे हम। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में, ऊपर वाले में देख लो 2 3 4 5, टोटल बॉन्ड कितने बनने? 5। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने? तो जो पार्शियल चार्ज होगा, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर होगा, वो ऐसे नहीं डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वो क्या है 5/4। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर है। फ्रैक्शनल चार्ज कैलकुलेट करोगे, सॉरी फॉर्मल चार्ज या फ्रैक्शनल चार्ज प्लस बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू कितना होगा? 2, उसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ऐसे और एग्जांपल दे रहे हैं, अपने से सॉल्व कीजिएगा इसको पॉज करके। जैसे मान लेते परमैग्नेट आयन है, MnO4 नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आ रहा है? कीजिए अपने से, पॉज करके कीजिएगा इसको। देखो कितना आ रहा है। तो बेटा यहां पे हम देख रहे हैं MnO4 नेगेटिव, एक तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद में अल्टरनेट जाएगा, अल्टरनेट पे नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड, ये हो गया। फिर अल्टरनेट जाएगा, ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिर देखो ऐसे ही और बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हुआ। उसके बाद देखोगे तो फिर फर्स्ट वाली रिपीट हो जाएगी, तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई? 4। बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे बेटा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 2 2, 6 + 1 कितना होगा? 7। कितना होगा? 7/4। फ्रैक्शनल चार्ज इस पे कैलकुलेट करो या फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो तो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर प्लस फ्रैक्शनल चार्ज इक्वल टू 2, उसे फ्रैक्शनल चार्ज आ जाएगा, माइनस है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसके, इससे तो मैग्नीट्यूड आएगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर हुआ? जैसे बेटा मैं डाइक्रोमेट आयन है, एक और बता देता हूं, और पूछा क्वेश्चन भी बता रहा हूं मैं। इसमें बेटा ये सभी बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होता है तो बॉन्ड लेंथ भी इक्वल होती है, सभी की बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा इसमें। वो कितना? 7/4। एक देखो पूछा क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए, देखो डाइक्रोमेट आयन है, Cr2O7 2 नेगेटिव, 2 सेंट्रल एटम है। चलो मैं क्वेश्चन था वो पूरा लिख देता हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं। इन डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 हाउ मेनी मैक्सिमम chromium oxygen bond have equal bond length? क्या बताया? हाउ मेनी मैक्सिमम क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड हैव इक्वल बॉन्ड लेंथ, नंबर बताने आपको। तो सबसे पहले मैं इसकी बेटा स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो ये स्ट्रक्चर हो गया, 2 सेंट्रल एटम है, ऑड नंबर में और लेटरल एटम, याद करो बंटवारा ऐसे किया था। फिर और नेगेटिव, डबल बॉन्ड। ये बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होते हैं, D3S हाइब्रिडाइजेशन होता है, बता चुके हैं सब। और इसके अंदर एक कॉर्नर है वो कॉमन है, ये स्ट्रक्चर है।
अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल दोनों की, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है पर D3S। ठीक है, अब यहां पर बेटा कितने मैक्सिमम क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड इक्वल बॉन्ड लेंथ के होंगे, तो यहां पे देखिएगा आप, यहां पे देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, तो ये यहां पे आ जाएगा। फिर जैसे यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इसके अल्टरनेट है, तो ये भी रेजोनेंस में आ जाएगा। क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं, ये तो सिंगल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक बार सिंगल है, फिर डबल आएगा, फिर थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी डबल आएगा, तो टोटल कितने होंगे 5। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होंगी 3। देखो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, फिर इस पे, फिर इस पे। ऐसे सिमिलर यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये तो पार्टिसिपेट नहीं करा ना, कंडीशन ही नहीं फुलफिल हो रही। डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट होने चाहिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर देखोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना 2, 2 और 1, टोटल कितने मिलेंगे आपको 5। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है 3, तो कितना होगा 5/3। ये बॉन्ड ऑर्डर है। इक्वल बॉन्ड ऑर्डर तो बॉन्ड लेंथ भी इक्वल है, तो 3 तो क्रोमियम ऑक्सीजन यहां पर आ रहे, इनकी बॉन्ड लेंथ, और यहां पर भी बॉन्ड लेंथ किसकी, क्रोमियम ऑक्सीजन, कितने हैं 3। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल, बॉन्ड लेंथ इक्वल। तो मैक्सिमम आपसे पूछा है, तो मैक्सिमम क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड विद इक्वल बॉन्ड लेंथ कितने मिल जाएंगे आपको 6। 3 इधर है, 3 इधर है। अगर मिनिमम पूछा जाए तो बेटा मिनिमम कितना होगा, इनकी भी इक्वल है, सिंगल बॉन्ड ही है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है यहाँ पे, जबकि इनमें सब में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस में होता है, तो रिजल्टेंट बॉन्ड ऑर्डर 5/3 है, इनका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो मिनिमम 2 है और मैक्सिमम कितना होगा 6। ठीक है, तो ये था बेटा रेजोनेंस, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टार्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है और बैक बॉन्डिंग क्या होता है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नोट कर लीजिए इसको।